Okay. Hello everyone. I hope you guys are doing great. In this short video, we'll try to revise essay 705 and we'll try to also discuss some drafting related questions जो ICAI आपसे 705 essay में पूछ सकते हैं. सबसे पहला चीज, what is the name of essay 705? Modification to the opinion. तो क्वेश्चन नंबर 1 ये आता है, how many types of modifications do we have? 3. कौन कौन सा? Qualified, adverse and disclaimer. अब क्वेश्चन ये आता है, नॉर्मली एज पर 705 मॉडिफिकेशन कब आना चाहिए? देयर आर 2 सर्कमस्टेंसेस, ऐसा बोला जाता है. इन 2 सर्कमस्टेंसेस के केस में हमारे रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन आना चाहिए. पहला क्या बोलता है, जब ऑडिटर कंक्लूड करता है बेस्ड ऑन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड कि बॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. मतलब आई कंक्लूड, मुझे एविडेंस मिला है दैट देयर आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. इस केस में मॉडिफाइड ओपिनियन आएगा. कौन सा मॉडिफिकेशन कब आएगा वो बाद में बताएंगे. मॉडिफाइड आएगा ये कंफर्म है बिकॉज देयर आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. या सर आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है जिस वजह से आपको लगता है शायद गलतियां हो सकती है. तो पहले वाले में गलतियां मिली है, दूसरे वाले में सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस ही नहीं मिला है, इसलिए आपको यह बोलना मुश्किल है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. मतलब दूसरे वाले में लगता है देयर कैन बी पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. पढ़िए मेरे साथ में, एज पर 705 2 केस में मॉडिफाइड ओपिनियन आना चाहिए. जब ऑडिटर कंक्लूड करता है बेस्ड ऑन एविडेंसेस ऑब्टेन्ड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर नॉट फ्री, मतलब आपको गलतियां यहां पे मिल चुकी है, दे हैव बीन डिटेक्टेड. दूसरे वाले में यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू कंक्लूड दैट दे आर फ्री. मतलब यहां पर आपको लगता है देयर कैन बी पॉसिबल मटीरियल मिसस्टेटमेंट. इन दोनों चीजों के बेसिस पे अब आपको एक टेबल दिमाग में रखना पड़ेगा. दिस टेबल विल टेल यू, यहां तो गलती मिली है, यहां लगता है देयर इज अ पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट. इन दोनों की वजह से देयर इज अ टेबल. ये टेबल आपको मदद करेगा डिसाइड करने में कौन सा मॉडिफिकेशन कब आना चाहिए. अब ऑब्वियसली टू अंडरस्टैंड द टेबल हमें पहले 2 चीजें समझनी चाहिए. ये दोनों मेरे फैक्टर्स हैं, फैक्टर 1, फैक्टर 2. जिन फैक्टर्स के बेसिस पे अब डिसाइड करने वाले हो कौन सा मॉडिफिकेशन कब आएगा, कौन से 2 फैक्टर्स हैं. पहले मैं ये देखूंगा किस मैटर की वजह से मॉडिफिकेशन आया. नंबर 1 जो गलतियां मिली है उसकी वजह से मॉडिफिकेशन आया, या जो ऊपर मैंने बताया कि पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है उसकी वजह से मॉडिफिकेशन आया. ये दोनों क्या है? नेचर ऑफ मैटर. सो नेचर ऑफ मैटर जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन आ रहा है, ये है मेरा फैक्टर नंबर 1. फिर मुझे देखना पड़ेगा जो गलती मिली है या जो गलतियां हो सकती है, उसके लिए एक वर्ड देखना पड़ेगा मुझे. दैट वर्ड इज कॉल्ड एज परवेसिव. बिकॉज टेबल में आप नोटिस करेंगे जहां परवेसिव नहीं है आंसर इज क्वालिफाइड, जहां परवेसिव है आंसर आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. सो व्हाट इज परवेसिव? लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ परवेसिव. सुनिए, परवेसिव बोलने के लिए इन्होंने एक डेफिनेशन दिया है, वहां क्लियरली बोला है यूज दिस वर्ड ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट. जब मुझे कोई गलती मिल जाए या मुझे लगे गलती हो सकती है, उस कंटेक्स्ट में ही वर्ड परवेसिव के बारे में सोचना है. मतलब ऑडिटर ये वर्ड कब यूज करता है? जब उसे गलती मिले या उसे लगता है गलती हो सकती है, तब वो वर्ड परवेसिव के बारे में सोचेगा. मतलब मुझे ये यूज कब करना है, वो पहले लाइन में बोला है इट इज अ टर्म यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट. या तो उन गलतियों का इफेक्ट जो मुझे मिल गई है या जो गलतियां हो सकती है, उनका इफेक्ट अगर इवैल्यूएट करना है तो उसके लिए मुझे कौन सा वर्ड कंसीडर करना चाहिए? परवेसिव. अब सर परवेसिव है क्या? इन्होंने बोला ऑडिटर के जजमेंट में, आई रिपीट, इन्होंने बोला ऑडिटर के जजमेंट में देयर आर 3 कंडीशंस. तीनों में से एक भी कंडीशन अगर ऑडिटर के जजमेंट में फुलफिल होती है, मतलब क्या है ना, आपको गलती मिली या लगता है गलती हो सकती है, अब आपको सोचना है इन तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल होती है क्या? अगर हां तो यह कहलाएगा परवेसिव सिचुएशन. अगर ये तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आप क्या बोलोगे? ये परवेसिव नहीं है. तो कब डिसाइड करेंगे परवेसिव है कि नहीं है? जब मुझे गलती मिलती है या लगता है गलती हो सकती है. उसमें 3 कंडीशन दी है. नंबर 1, मुझे लगता है इस गलती का इफेक्ट जो है एक एरिया में नहीं आएगा, इसका इफेक्ट मल्टीपल एरियाज में आएगा. मतलब सर इट विल नॉट बी अ लोकल लेवल एरर. सिर्फ इन्वेंट्री में गलती नहीं है, इन्वेंट्री के साथ रिसीवेबल में भी गलती है, पेएबल में भी गलती है,
सेल्स में भी गलती है, परचेज में भी गलती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में भी गलती है, मतलब द इफेक्ट इज मूविंग टू मल्टीपल एरियाज। परवेसिव इफेक्ट्स वो होते हैं जो ऑडिटर के जजमेंट में आर नॉट कन्फाइंड, कन्फाइंड मतलब नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक एलिमेंट और अकाउंट बैलेंस और आइटम, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई आइटम बोल दो, एलिमेंट बोल दो, अकाउंट बैलेंस बोल दो। इन्वेंट्री इज वन एग्जांपल। सिर्फ इन्वेंट्री पे इंपैक्ट आता तो मैं बोलता भली परवेसिव शायद नहीं होगा, बट इंपैक्ट यहां सिर्फ इन्वेंट्री पे नहीं आ रहा है, मल्टीपल एरियाज पे आ रहा है, तो नॉर्मली ये क्या कहलाएगा, परवेसिव कहलाएगा। दूसरे केस में बोलता है हो सकता है इफेक्ट सिर्फ इन्वेंट्री पे आ रहा है, इफेक्ट सिर्फ किस पे आ रहा है, इन्वेंट्री पे, तब भी ये परवेसिव हो सकता है, बट यहां पे एक कंडीशन है। क्या बोलता है, इफ इट इज कन्फाइंड टू वन एरिया, क्या वो वन एरिया रिप्रेजेंट करता है अ सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैं बोलूं आपके बैलेंस शीट में इन्वेंट्री इज 80% ऑफ योर टोटल एसेट्स और उसके अंदर प्रॉब्लम है, तो ये परवेसिव हो सकता है। इफ सो कन्फाइंड मतलब द इफेक्ट इज रेस्ट्रिक्टेड बट इट कुड रिप्रेजेंट अ सब्सटैंशियल प्रपोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको लगता है इंपैक्ट जो है एक ही एरिया पे आ रहा है, बट वो एक ही एरिया पे क्या है, सिग्निफिकेंट पार्ट है। नॉर्मली ये कब होता है, जब कंपनी ने कोई जेवी वगैरह करके कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी बिजनेस में किया होगा और वही आपके बैलेंस शीट का सबसे मेजर हिस्सा होगा, तो हो सकता है दैट वन एरिया जहां पे ये गलती आ रही है, बट दैट वन एरिया रिप्रेजेंट्स अ सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन। आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर तो 80% होना चाहिए, 90% कितना परसेंट होना चाहिए? कोई परसेंटेज डिफाइंड नहीं होता है, ये प्योरली किस पे डिपेंडेंट, ऑडिटर के जजमेंट पे। नॉर्मली आप मुझे पूछोगे आईसीआई के क्वेश्चन में 70, 80, 90 कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, दे विल बी मोर देन 70%, कुछ ना कुछ लिखेंगे, तब आपको पता चल जाएगा वो क्या है, परवेसिव है या नहीं है। एंड मेजॉरिटी ऐसे क्वेश्चन में आपको परवेसिव है या नहीं डिसाइड ही नहीं करना होता, वो डिसाइड करके बोलते हैं परवेसिव है, वो बोलते हैं अब बोल कौन सा ओपिनियन आएगा, विच इज अकॉर्डिंग टू मी इंटरमीडिएट लेवल। डू यू गेट माय पॉइंट? टेबल याद किया तो भी आंसर आ जाएगा उसके बाद। तो एप्लीकेशन के लिए इफेक्ट मल्टीपल एरिया पे है या एक ही एरिया पे, बट वो एक ही एरिया रिप्रेजेंट करता है सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन। सर या तो अमाउंट रिलेटेड गलती नहीं है, गलती किससे रिलेटेड है, डिस्क्लोजर रिलेटेड है। सर ऐसा डिस्क्लोजर नहीं दिया है विच इज फंडामेंटल फॉर द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफएस, मतलब सर ये ऐसा डिस्क्लोजर है कंपनी में, फॉर एग्जांपल गोइंग कंसर्न अजम्पशन चेंज हो गया है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या हो गया है, चेंज, कि गोइंग कंसर्न बेसिस पे अकाउंटिंग करना ही नहीं चाहिए, आपने नया अजम्पशन रिपोर्ट नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं किया, सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर मिसिंग है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, रेवेन्यू रिकॉग्निशन वगैरह आपने डिस्क्लोज नहीं किया, ऐसा डिस्क्लोजर नहीं देना बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा, परवेसिव माना जाएगा। ऐसा डिस्क्लोजर गलत देना क्या माना जाएगा, परवेसिव। मतलब सिंपल है सर, परवेसिव कब यूज करना है, जब गलती मिल जाए या लगता गलती हो सकती है। तीन कंडीशन है, एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाए तो ऑडिटर को लगेगा गलती क्या होगी, परवेसिव होगी। या तो इसका इंपैक्ट क्या है, मल्टीपल एरियाज पे, या एक ही एरिया पे, बट वो एक ही एरिया क्या है, सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। एंड तीसरा चीज किससे रिलेटेड है, डिस्क्लोजर से रिलेटेड। आर यू कंफर्टेबल विद दीस 3 पॉइंट्स? इट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड परवेसिव। अब क्या करना है, कुछ नहीं, ऊपर टेबल में आना है। सर सिंपल चीज है, अगर मुझे गलती मिलती है जो मुझे लगता है मटीरियल है बट क्या नहीं है, परवेसिव नहीं है, कौन सा ओपिनियन आएगा, क्वालिफाइड। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है, आपका ओपिनियन का लैंग्वेज कैसे बदला गया, आपका ओपिनियन का लैंग्वेज में चेंजेस क्या क्या आएगा। 3 सैंपल ऑप्शन दिखाता हूं, तीनों ऑप्शन देखिए, लैंग्वेज साथ साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आइए लुक एट 3 एग्जांपल्स क्विकली, तीनों एग्जांपल के साथ साथ में मीनिंग भी आपको समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1, जहां पे कौन सा ओपिनियन दिया है, क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है। क्या दिया है, क्वालिफाइड। ड्राफ्टिंग इज द मोस्ट कॉमन एरिया जहां पे आईसीआई आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। ओपिनियन रीडिंग में सबसे पहले क्या होगा, नाम चेंज हो जाएगा, इट विल नॉट बी कॉल्ड एज ओपिनियन, इट विल बी कॉल्ड एज क्वालिफाइड ओपिनियन। मान के चलिए जनरली बेस्ट ओपिनियन क्लाइंट के हिसाब से क्लीन होता है, सेकंड बेस्ट क्वालिफाइड होता है, सेकंड बेस्ट क्या होता है, थर्ड बेस्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मेरे हिसाब से एडवर्स बोलो डिस्क्लेमर बोलो दोनों ही बुरे हैं, उसके बाद नॉर्मली यूजर्स को जो है आपके कंपनी के ऊपर डाउट आना शुरू हो जाएगा। दो ही बेस्ट और सेकंड बेस्ट बोले जा सकते हैं, क्लीन और क्वालिफाइड। क्लीन में हम क्या बोलते हैं, हमारे हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। पर आपको मालूम है ट्रू एंड फेयर तब बोलते हैं जब फ्रेमवर्क कौन सा है, फेयर प्रेजेंटेशन। अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क होता तो क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। ये दो वर्ड्स है जो 700 में पढ़ाए गए, आपको आते हैं, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं। तो क्वालिफाइड में मुझे क्या बोलना है, सब कुछ सेम रहेगा, यहां लिखना है इन our opinion to the best of our information and explanation given to us. Can you see a word except? मतलब सब कुछ true and fair है except for the
इफेक्ट्स ऑफ मैटर, जो कहां डिस्क्राइब्ड है, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। मतलब जो मॉडिफिकेशन वो कहां दिया होगा, इस हेडिंग में दिया होगा। इस एक गलती को छोड़ करके या दो गलती को छोड़ के जो याद दी होगी, सब कुछ क्या है, ट्रू एंड फेयर है। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर। मतलब क्वालिफाइड में क्या चेंज होगा, ओपिनियन हेडिंग क्या बन जाएगी, क्वालिफाइड। ये लैंग्वेज में क्या बदलाव आएगा, इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, द न्यू लाइन विल बी एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स आ सकता है या पॉसिबल इफेक्ट्स। पॉसिबल इफेक्ट सर क्यों ऐसा, एक एग्जांपल नंबर और देखिए, लुक एट इलस्ट्रेशन नंबर 3। इन इलस्ट्रेशन नंबर 3 फिर से क्वालिफाइड ओपिनियन रहेगा। इस बार लैंग्वेज देखिए क्या बोलता है, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स। दो सिचुएशन हो सकता है, गलती मिली है, मटीरियल है, परवेजिव नहीं है, तो मैं बोलूंगा इसका इफेक्ट मुझे लगता है क्या है, मटीरियल है, बट क्या नहीं है, परवेजिव नहीं है। सर मुझे गलती मिली नहीं है, आई एम नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, मुझे लगता है गलती हो सकती है, तब वर्ड क्या आएगा, पॉसिबल इफेक्ट। मतलब क्वालिफाइड दो केस में आता है, गलती मिली, मटेरियल है, परवेसिव नहीं है। गलती नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, क्या नहीं मिला है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, पर आपको लगता है इसका इफेक्ट जो है वो अभी भी मटेरियल है, बट क्या नहीं है, परवेसिव नहीं है। सेम लैंग्वेज है, बस वर्ड क्या आ जाएगा, इफेक्ट के आगे वर्ड क्या ऐड हो जाएगा, पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर, जो कहां डिस्क्राइब होगा, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। क्या ना, इसे क्वालिफाइड में लैंग्वेज समझ में आया, लैंग्वेज आता है एक्सेप्ट फॉर इफेक्ट्स स्लैश पॉसिबल इफेक्ट्स। इज दिस क्लियर टू यू? ड्राफ्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक और चेंज आएगा, ये जो आपका बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन हेडिंग है, पहले क्या कहलाता था, बेसिस फॉर ओपिनियन, अब वो क्या बन जाएगा, बेसिस फॉर क्वालिफाइड। ये जो आपका जनरल कंटेंट है, जो नॉर्मल ओपिनियन में आता है, वो तो आएगा ही आएगा। दिस विल बी अ रीजन फॉर क्वालिफिकेशन, दिस विल बी अ रीजन फॉर क्वालिफिकेशन। क्या गलती मिली है वो आपको रीजन देना पड़ेगा। क्या आपको थोड़ा क्वालिफाइड ओपिनियन समझ में आया है क्या? अब एक काम कीजिए, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है उसके बारे में सोचिए शांति से, फटाफट जरा। कम टू योर बुक्स, इन योर बुक्स कम टू पेज नंबर 7.12, रीड द मीनिंग ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन। या तो क्वेश्चन में क्वालिफाइड आएगा, ढूंढना होगा, फिर क्वालिफाइड का डेफिनेशन लिखना होगा। फटाफट से पढ़ो। क्वालिफाइड कब आएगा, जब ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलने के बाद लगता है कि जो गलतियां हैं वो मटेरियल है बट क्या नहीं है, परवेसिव नहीं है। या सर उन्हें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिले, इसलिए उसे क्या लगता है, देयर कैन बी पॉसिबल इफेक्ट्स विच कैन बी मटेरियल बट नॉट परवेसिव। अब ये तो मीनिंग हो गया। ड्राफ्टिंग में क्या इंपैक्ट आएगा, आगे आइए, कम टू योर पेज नंबर, इन योर बुक्स ऑन टू पेज नंबर 7.14। स्पेशल कंसिडरेशन, जब आपने कौन सा ओपिनियन दिया होगा, क्वालिफाइड ओपिनियन। सर वहां पर हमें लिखना पड़ता है इन दी ऑडिटर्स ओपिनियन, लाइन क्या आता है, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स, और वर्ड क्या आ सकता है, इफेक्ट्स और पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द मैटर, जो कहां डिस्क्राइब्ड है, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। क्या बताना पड़ेगा, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क होता तो क्या बोलते हैं, सब कुछ ट्रू एंड फेयर है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। क्या ना, इसे ये दोनों तो 700 के हिसाब से आया है। जो नया लाइन है वो कौन सा है, सिर्फ यही है कि एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स, या वर्ड आता है एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स। अब वो एग्जाम में ना क्वालिफाइड आने से क्या बदल जाएगा, ये पूरा कहानी लिखने के लिए आपको बोल सकता है दिस कैन बी अ क्वेश्चन, व्हाट स्पेशल कंसिडरेशन यू विल कीप इन माइंड। ये इंस्ट्रक्शन हो गया। और एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन पूछना है तो क्या बोलेगा, ड्राफ्टिंग करने के लिए। क्या करने के लिए बोलेगा, ड्राफ्टिंग। लेट मी शो यू अ सिचुएशन क्विकली, इमीडिएटली एक सिचुएशन देख लीजिए, ड्राफ्टिंग वाला पार्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। जितना चीजों को साथ साथ में पढ़ते रहेंगे बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर देना है, क्या क्या स्पेशल कंसिडरेशन दिमाग में रखना है। ये सेम कॉपी पेस्ट है जो आपने अभी जस्ट डिस्कस किया। ये क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है। क्वेश्चन नॉर्मली आपको जो देखने को मिलेगा वो इस तरीके का देखने को मिलेगा, जहां पर आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा और आंसर देना पड़ेगा। XYZ is a company engaged in manufacturing of cranes. You are the statutory auditor. Company has taken a long-term funding for fixed capital requirement, short-term funding for working capital. सुधीर को पता चला कंपनी के फाइनेंसिंग अरेंजमेंट इज अबाउट टू एक्सपायर हुए नहीं, होने वाले हैं, एंड शायद कंपनी इसके लिए क्या नहीं कर पा रहा, रीनेगोशिएट भी नहीं कर पा रहा और नया फाइनेंसिंग ढूंढ भी नहीं पा रहा एज ऑफ नाउ। शायद इसकी वजह से उनके एसेट्स एंड लायबिलिटीज को लेकर के फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकता है। नोट्स टू अकाउंट्स में इसका डिस्कशन किया है, मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, ये एक्सपायर हो रहा है, ये भी डिस्कस किया है। टोटल फाइनेंसिंग अरेंजमेंट बताया है, बट क्या नहीं बताया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट इंक्लूड द डिस्कशन ऑन
इम्पैक्ट ऑफ और द अवेलेबिलिटी ऑफ रीफाइनेंसिंग। जो रीफाइनेंसिंग नहीं मिलेगा उसका इंपैक्ट कितना आएगा, वो चीज मिसिंग है, बाकी सारा डिस्क्लोजर दिया है। बेसिकली वो आपको ट्रिक कर रहा है कि पूरा डिस्क्लोजर नहीं दिया, ऐसा नहीं है, मेजर डिस्क्लोजर दिया है, सिर्फ जो रीफाइनेंसिंग नहीं मिलेगा उसका इंपैक्ट कितना आ सकता है। इस चीज को देखो क्या बोला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नोट्स डू नॉट फुल्ली डिस्क्लोज। डिस्क्लोजर है बट क्या नहीं है, कंप्लीट डिस्क्लोजर नहीं है। आप प्लीज दिमाग मत लगाना इसके अंदर गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम, जब तक वो ना बोले ना गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम नहीं है तब तक आपको ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। इस केस में आपको मानना है डिस्क्लोजर दिया है बट क्या नहीं दिया है, कंप्लीट डिस्क्लोजर नहीं दिया है। कंप्लीट डिस्क्लोजर नहीं देने की वजह से एक गलती हमें नजर आती है जो यूजर के अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा इंपैक्ट कर सकती है। तो देखो इन्होंने क्या बोला है, आएगा क्वालिफाइड ओपिनियन। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ ओपिनियन विल यू गिव, और इसका एक्सट्रैक्ट क्या आएगा, आपको ड्राफ्टिंग आना चाहिए। क्वालिफाइड हेडिंग आएगा, नॉर्मल इन अवर ओपिनियन, मेन लाइन, एक्सेप्ट फॉर द इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कहां दिया हुआ है, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, एवरीथिंग एल्स गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। फिर आएगा बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, वहां बताना पड़ेगा क्या, कंपनी का अरेंजमेंट्स आर अबाउट टू एक्सपायर, कंपनी शायद ये रीनेगोशिएट नहीं कर पाएगा, ये इंडिकेट करता है कि एक अनसर्टेनिटी है, ये चीज ढंग से एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं है। अगर बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं होता, प्रॉब्लम कंफर्म होता, एक्सपायर हो चुका होता अरेंजमेंट, मतलब कंफर्म है कि गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम आने ही वाला है, तो शायद क्या इंपैक्ट आता, एडवर्स आता। अगर वो एक्सट्रीम केस मेंशन करे तो आप एडवर्स पे जाते, वरना आप क्वालिफाइड देकर के एग्जिट कर सकते हैं। ये आईसीआई के आंसर से, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इन रियल लाइफ सिर्फ एक ही सिचुएशन नहीं होगी, देयर आर गोइंग टू बी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये नहीं हुआ था ना, और कोई ना कोई दूसरा इंपैक्ट भी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो सप्लायर्स है वो कैश पे गुड्स बेचना बंद कर देगा, आपको सॉरी क्रेडिट पे गुड्स बेचना बंद कर देगा, और वो बोलेगा कैश बेसिस पे बेचेंगे अपन। ये धीरे धीरे फिर क्या बन जाएंगे, गोइंग कंसर्न के सीरियस प्रॉब्लम्स बन जाएंगे, जो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, मिसिंग है। बट डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वालिफाइड? यस। कैन वी गो टू एडवर्स नाउ? बहुत ही सिंपल है। एडवर्स कब आता है सर? एडवर्स का डेफिनेशन बोलता है, एडवर्स तब आएगा जब आप कंक्लूड करते हो कि बॉस आपको ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं, व्हेन यू कंक्लूड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड, कि जो गलतियां हैं वो मटेरियल भी है एंड क्या है, परवेसिव भी है। तो एडवर्स में आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर, जो कहां दिया है, बेसिस फॉर एडवर्स, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। इधर एक्सेप्ट वर्ड नहीं आएगा, यहां क्या आएगा, डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आपको क्या मिलेगा, एडवर्स। देखो क्या बोला है, in our opinion to the best of our information and explanation given to us because of the significance of the matter, जो basis में discuss किया है, important है, financial statements do not give a true and fair view। ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट किया है, उसके अलावा बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। रीजन कहां पर आएगा, बेसिस फॉर एडवर्स में ही आएगा। इज दिस क्लियर टू यू? ये ड्राफ्टिंग वाला पार्ट आपको आना चाहिए। एग्जाम में ऐसा ही सेम सिचुएशन, वो देखो अगले क्वेश्चन में बना के दे रहे हैं, आयरन एंड स्टील बार्स। यहां पे सेम सिचुएशन बोलेगा, बट देखो क्या बोलता है, सीए प्रकाश को लगता है कंपनी का फाइनेंसिंग अरेंजमेंट एक्सपायर हो चुका है, अबाउट टू एक्सपायर नहीं, एक्सपायर हो चुका है। अब अमाउंट पेएबल है 31 मार्च को ही, कंपनी रीनेगोशिएट नहीं कर पा रहा है, ना नया पैसा मिल रहा है, एंड नाउ कंपनी इज फाइलिंग फॉर, क्लियर सिचुएशन है कि अब मटेरियल अनसर्टेनिटी है कि कंपनी में गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम आने वाला है। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये मैटर डिस्क्लोज ही नहीं किया है, कहना इसे सीरियस इशू मैनेजमेंट छुपा रहा है। हाँ, इस बार गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम कंफर्म है, मैनेजमेंट इसको मान ही नहीं रहा है, बिल्कुल डिस्क्लोजर नहीं दे रहा है। कौन सा ओपिनियन देना पड़ेगा, एडवर्स। देखो इस केस में क्लियरली बोलेगा कि यहाँ पे ऐसा डिस्क्लोजर नहीं देने से सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आएगा, इसलिए आपको क्या देना है, एडवर्स। अब कैसा आएगा, एडवर्स ओपिनियन की हेडिंग आएगी, स्टैंडर्ड लाइन, इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द ओमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो बेसिस में दिया हुआ है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट प्रेजेंट फेयरली, या मैं बोलूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकता हूं। एंड बेसिस फॉर एडवर्स में मुझे क्या देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा, सेम कहानी लिखनी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये फैक्ट मिसिंग है जो कि बहुत सीरियस है। इज दिस क्लियर टू यू? आपको ड्राफ्टिंग वाला पार्ट आना चाहिए, एट द सेम टाइम एडवर्स का डेफिनेशन लिखना भी आना चाहिए। सो यू शुड आइडियली राइट द मीनिंग ऑफ एडवर्स, जो मैंने यहां पे दिया हुआ है पेज नंबर 7.13 पे, जो मीनिंग ऑफ एडवर्स दिया है। फिर नीचे स्पेशल कंसिडरेशन पढ़ने चाहिए आपने कि भाई अगर एडवर्स आए तो क्या होगा, कुछ नहीं, एक ही लाइन आएगा कि भाई बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन, हमें बोलना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, या बोलना है दे डू नॉट प्रेजेंट फेयरली, ऐसा आपका लैंग्वेज आना चाहिए। इज दिस क्लियर टू यू?
पहला चीज क्या था? क्वालिफाइड। दूसरा क्या है? एडवर्स। अब बचता है एक्सट्रीम केस। कौन सा केस? डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर के लिए 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। आइए इन योर बुक्स पेज नंबर 7.13। पॉइंट नंबर 1 तो इजी है, आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला और आपको लगता है जो गलतियां हो सकती है, दे कैन बी मटीरियल एज वेल एज परवेसिव, तो आप कहां चले जाओगे? डिस्क्लेमर में। यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस एंड यू बिलीव जो गलती है वो मटीरियल भी हो सकती है एंड परवेसिव भी हो सकती है। नंबर 1 में कोई दिक्कत नहीं आएगा। नंबर 2 के लिए मैंने आपको क्लास में DHFL वाला केस भी दिखाया था, सुनिएगा, सिंपल सा सिचुएशन है। नंबर 2 क्या बोलता है एक बार ट्राई करता हूं। 1 इज नॉट अ प्रॉब्लम, 2 कैन बी अ प्रॉब्लम। ये एक रेयर सर्कमस्टेंसेस है जब लेट्स से मैं DHFL का ऑडिट कर रहा हूं, मुझे इंडिविजुअली हर एरिया में क्या मिल रहा है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल रहे हैं। बट बिजनेस में इतना एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी है, उनका एक दूसरे से जो रिलेशनशिप है उसकी वजह से क्या पॉसिबल इफेक्ट आएगा ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। इस वजह से ऑडिटर क्या बोल रहा है? नॉट विथ स्टैंडिंग आई हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस फॉर इंडिविजुअल अनसर्टेनिटी, बट इन सब सारी अनसर्टेनिटीज का क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या आएगा ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। इसलिए ऑडिटर क्या नहीं दे रहा है? ओपिनियन नहीं दे रहा है, बट उसको बेसिस फॉर डिस्क्लेमर में सारे रीजन देने पड़ेंगे, अलग अलग एरिया में क्या क्या अनसर्टेनिटीज है और क्या क्या पॉसिबल इंपैक्ट आ सकता है। तो ये वो रेयर केस है जहां पे बहुत सारी अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व है, इवन दो मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है फॉर ईच इंडिविजुअल अनसर्टेनिटी, बट प्रॉब्लम ये उनका पोटेंशियल इंटरैक्शन की वजह से क्या पॉसिबल क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा ये मेरे लिए जानना मुश्किल है। इसीलिए ऑडिटर के लिए इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म एन ओपिनियन, इसलिए वो क्या दे रहा है? डिस्क्लेमर। अब सुनिए, जब डिस्क्लेमर लिखें तो पॉइंट नंबर 1 एंड 2 आपने दोनों लिखने चाहिए। मीनिंग में सिर्फ पॉइंट नंबर 1 नहीं आएगा, 2 भी आपने लिखना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ थियरिटिकल क्वेश्चन। बट नॉर्मली डिस्क्लेमर पे क्वेश्चन आता है ड्राफ्टिंग को लेकर के। 2 मिनट स्पेंड कीजिएगा, फटाफट आपको समझ में आएगा। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 4। सबसे पहले जब डिस्क्लेमर आएगा पहला चेंज क्या आएगा? हेडिंग विल बिकम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? वी हैव ऑडिटेड, यहां पर आएगा वी वर एंगेज टू ऑडिट, क्योंकि यहां पर आप ओपिनियन देने ही नहीं वाले हो, ऑडिट कंप्लीट ही नहीं हुआ ये माना जाएगा, इसीलिए लाइन बदल जाएगा वी वर एंगेज टू ऑडिट। एंड देखो ऐसा लिखना पड़ेगा वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंस। इन आवर ओपिनियन नहीं आएगा डायरेक्टली, वी डू नॉट एक्सप्रेस आवर ओपिनियन। क्यों सर? बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर, जो कहां डिस्क्राइब्ड है? बेसिस फॉर डिस्क्लेमर में। एंड आपको देखो बताना पड़ेगा वी वर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। तो पहले जब पढ़ो डिस्क्लेमर, मीनिंग पढ़ लेना, उसके बाद में ड्राफ्ट रिपोर्ट पे आ जाना। हेडिंग देखना, डिस्क्लेमर आएगा, वी वर एंगेज टू ऑडिट आएगा, यहां पर वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, इस चीज को स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये ड्राफ्टिंग आपको आना चाहिए। दिस इज योर चेंज नंबर 1। वी वर एंगेज टू ऑडिट चेंज नंबर 2। ओपिनियन में वी डू नॉट एक्सप्रेस आवर ओपिनियन, दैट इज चेंज नंबर 3। अब अगला चेंज, ये जो बेसिस हेडिंग है इसमें सिर्फ क्या आएगा? रीजन आएगा। जो आपका जनरल 4 पॉइंट्स आया करते हैं नॉर्मली वो यहां पे नहीं आएंगे, यहां पे सिर्फ क्या आएगा? रीजन आएगा। आप नोटिस करोगे जो आपके एडवर्स वगैरह थे वहां बेसिस के अलावा नीचे जनरल कंटेंट आ रहा था, यहां पे सिर्फ क्या आएगा? रीजन, क्योंकि वो जो जनरल कंटेंट है वो कहां चले जाएगा? ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी हेडिंग में। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, वो आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है ये पूछेंगे, या डिस्क्लेमर जब आया तो ऑडिट रिपोर्ट में क्या नहीं आता है? 2 क्वेश्चन, या तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है, या दूसरा जब डिस्क्लेमर आया तो आपके ऑडिट रिपोर्ट में क्या मिसिंग है। क्या मिसिंग है वो छोड़ दो, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आएगा वो समझो। 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट जो नॉर्मली हम बोलते हैं, हमने ऑडिट कैसे करना चाहिए? एज पर एसेस। तो यहां पहला स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस एंड हमें रिपोर्ट इशू करना है। हाउएवर यहां बताना पड़ेगा हम क्या ऑब्टेन नहीं कर पाए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाए। सो दिस इज योर पॉइंट नंबर 1, दिस इज योर पॉइंट नंबर 2। तीसरा चीज हमें बताना पड़ेगा, हम ऑडिट के लिए जब अपॉइंट किए गए थे, वी आर स्टिल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी एंड वी हैव कंप्लाइड विद ऑल एथिकल रिक्वायरमेंट्स। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या किया है? फुलफिल किया है। हम इंडिपेंडेंट है एंड हमने एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या किया है? फुलफिल किया है। जनरली ये चीजें, ऐसा लैंग्वेज कहां आता है? बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग में आता है जब आप पढ़ेंगे। अगर आप नोटिस करेंगे बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग देखो, we conducted our audit in accordance with
essays. फिर we are independent of the company and we have complied with ethical requirements. We believe that we have obtained sufficient and appropriate audit evidences. And हमारी जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो काफी डिटेल में एज पर एसेज आती है, तो हर रिपोर्ट में आएगी, पर वो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटेल में कहां नहीं आएगी, डिस्क्लेमर में नहीं आएगी. यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी में 3 ही पॉइंट आएंगे. ये क्वेश्चन जब पूछेंगे तो आपको या तो ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा या आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे. कैसे? कम टू पेज नंबर 7.16. 7.16 देखो क्या बोला है. ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आएगा जब आपने डिस्क्लेमर दिया है. एक बार 3 पॉइंट पढ़ के देखिए. हमें सिर्फ ओनली एंड ओनली 3 चीजें लिखनी है. नंबर 1, एक स्टेटमेंट, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट ऑडिट एज पर एसेस एंड रिपोर्ट देना है. दूसरा, कुछ मैटर्स की वजह से हमें क्या नहीं मिला है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है. तीसरा, बोलना पड़ेगा हमारे इंडिपेंडेंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स को हमने नॉर्मली क्या किया है, कंप्लाई किया. बस इतना आएगा और कुछ भी नहीं आएगा इन केस ऑफ डिस्क्लेमर. इज दिस क्लियर टू यू? क्या नहीं आएगा, इस बॉक्स का नोट का पॉइंट नंबर 2 मार्क कर लीजिए. जब ऑडिटर डिस्क्लेमर देता है तो उसकी रिपोर्ट में क्या नहीं आना चाहिए. क्या नहीं आएगा? जो हमारे बेसिस हेडिंग में ना ऐसा बोलते हैं, हमारी डिटेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कहां चले जाइए, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहां वो डिटेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही नहीं है. तो क्या नहीं आएगा, वी विल नॉट गिव अ रेफरेंस टू द सेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट जहां हमारी डिटेल में रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये आएगा ही नहीं. ये नॉर्मली कहां आता है, बेसिस फॉर ओपिनियन में इंक्लूड करते हैं, और यहां पे इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे डिटेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं. और डिस्क्लेमर में कभी ये सेंटेंस नहीं आ सकता है कि हमने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है, क्योंकि यहां तो है ही प्रीमाइस कि हमने क्या ऑब्टेन नहीं किया है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया है. तो आपको क्या चेंज ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हेडिंग में आएगा, क्या नहीं आना चाहिए, 2 पॉइंट पता होना चाहिए. एंड कम टू पेज नंबर 7.15, व्हाट स्पेशल कंसिडरेशन. देखिए, पहले लिखोगे कि हम क्या नहीं देते, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन. रीजन क्या दोगे, वी आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. एंड जो ओपिनियन सेक्शन है उसमें मेन लाइन क्या होती है, वी हैव ऑडिटेड. उसे अमेंड करके क्या लिखना पड़ेगा, ऑडिटर वाज एंगेज्ड टू ऑडिट. ये तीनों चीजों से आपका कौन सा हेडिंग बन जाएगा, ओपिनियन हेडिंग बन जाएगा. ओपिनियन हेडिंग की कहानी इधर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली कहानी इधर है. क्या नहीं आएगा, वो 2 पॉइंट इधर है. ये 3 चीज डिस्क्लेमर रिलेटेड आपको आनी ही चाहिए. इज दिस क्लियर टू यू? मुझे बताओ, जब डिस्क्लेमर आएगा कि ऑडिट मैटर पैराग्राफ आएगा क्या, नहीं. इन्होंने क्लियरली बोला नॉर्मली जब हम डिस्क्लेमर देते तो क्या नहीं आना चाहिए, कैम नहीं आना चाहिए, अनलेस इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन. इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? अब एक सिचुएशन दी है, कम टू पेज नंबर 7.13. इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, आई विल शो यू अ क्वेश्चन आल्सो. क्या बोलता है, सर ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद में व्हेन आई एम डूइंग द ऑडिट, सडनली ऑडिट के दौरान मैनेजमेंट मेरे ऑडिट के स्कोप के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है या लिमिटेशन इंपोज करता है. फॉर एग्जांपल, इन्वेंटरी रिलेटेड डेटा नहीं दे रहा है, रिसीवेबल वगैरह चेक नहीं करने दे रहा है, मतलब आई एम नॉट एबल टू ऑब्टेन व्हाट सर, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस. पहले सब अग्री किया था, अब ऑडिट जब कर रहा हूं तब मुझे ऐसा तकलीफ दिया जा रहा है. सबसे पहले आप क्या करोगे, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करोगे कि बॉस ऐसे लिमिटेशंस को क्या कर दें, हटा दें, और बोलेंगे ऐसा स्कोप पे रिस्ट्रिक्शन लगाना नहीं चाहिए. फिर भी वो नहीं मानता है, फिर भी रिस्ट्रिक्शन लगाता है, तो आपने कुछ एडिशनल प्रोसीजर लगा के ट्राई करना चाहिए. कैन यू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस. सब करने के बावजूद अगर मुझे क्या नहीं मिलता है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है, विल यू कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी? यस. विल आई कंसीडर इट्स इंपैक्ट ऑन माय रिपोर्ट? हां. देखो, अभी 2 सिचुएशन होगा. जब मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है, मुझे लगता है देयर आर पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स, जो कि मटेरियल हो सकते हैं बट क्या नहीं होंगे, परवेसिव. कैन आई गिव अ क्वालिफाइड? यस. मुझे लग सकता है वो मटेरियल भी हो सकते हैं एंड परवेसिव भी. कहना इसे मैंने पहले तो विड्रॉ के बारे में सोचना चाहिए. अगर विड्रॉल परमिटेड नहीं है तो क्या दूंगा, डिस्क्लेमर. ढंग से पढ़िएगा. इफ आफ्टर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, इफ आफ्टर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट आई बिकम अवेयर कि मेरे ऊपर मैनेजमेंट ने एक लिमिटेशन लगाया है ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट, जिसकी वजह से मुझे क्वालिफाइड डिस्क्लेमर देना पड़ सकता है. शुड आई रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू रिमूव द लिमिटेशन? इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस, क्या मैंने कम्युनिकेट करना चाहिए टू टीसीडब्ल्यूजी? यस. शुड आई ट्राई टू परफॉर्म ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर? यस. अगर मैं ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर के बावजूद भी क्या ऑब्टेन नहीं कर पा रहा हूं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. तो नंबर 1 अगर कंक्लूड करता हूं पॉसिबल इफेक्ट जो है मटेरियल है बट क्या नहीं है, परवेसिव. कैन आई क्वालिफाई? यस. आई कंक्लूड पॉसिबल इफेक्ट कुड बी बोथ मटेरियल एंड परवेसिव. तो पहला ऑप्शन क्या है, विड्रॉ wherever possible. If withdrawal is not practically possible, तब क्या देना पड़ेगा, डिस्क्लेमर. समझ में आया है क्या?
बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसे सिचुएशंस आपको क्वेश्चन के फॉर्म में देखने को मिलेंगे. लेट मी शो यू अ क्वेश्चन. There is one on 27 एंड ऐसा एक क्वेश्चन और है जो और डिटेल में. नंबर 30, ये पढ़ लो, सब कवर हो जाएगा. ऑल इन वन इज अ large departmental store appointed CA Kabir as the statutory auditor. After accepting the engagement and performing the audit procedure, he noticed that management has restricted his access to inventory records. Certain supply confirmation भी नहीं दिए. These limitations are likely to prevent from obtaining sufficient and appropriate audit evidences regarding some significant balances. अब आपको डर लगे परवेजिव है कि नहीं, देखो आगे क्या बोलते हैं. कबीर ने रिक्वेस्ट किया रिमूव द रिस्ट्रिक्शन, मैनेजमेंट ने मना कर दिया, स्टेटिंग ये बहुत कॉन्फिडेंशियल सेंसिटिव है. आपने मैटर कम्युनिकेट किया किसको, टीसीडब्ल्यूसी को, बट रिस्ट्रिक्शन अभी भी है. क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे जब ऐसे लिमिटेशन लगाए जाए एंड क्या एक्शन आपने लेने चाहिए, पूरा कहानी रिपीट किया जाएगा. इफ द ऑडिटर कंसिडर्स विड्रॉल, तो मेरे को विड्रॉ करने के बाद रेस्पेक्ट अथॉरिटी को बताना पड़ेगा. और अगर विड्रॉ नहीं कर पाऊं तो क्या देना चाहिए, मैंने डिस्क्लेमर देना चाहिए. अब विड्रॉल को लेकर के ना कभी कभी रेस्ट्रिक्शन आ सकते हैं, छोटा सा पार्ट है. आइए पेज नंबर इन योर बुक्स, पेज नंबर 7.14. कभी कभी ऑडिटर जब विड्रॉ करना डिसाइड करता है ना, उसे पता करना चाहिए लॉ या रेगुलेशन विड्रॉ मुझे रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा रहे हैं. जैसे कि लिस्टेड कंपनी के केस में एक सेबी का रिक्वायरमेंट है. नंबर 3 को मार्क कर लीजिएगा, पॉइंट नंबर 3, फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यू. इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी क्या होता है, क्वार्टरली रिजल्ट्स का हमें क्या करना पड़ता है, एलआर करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है, एलआर, लिमिटेड रिव्यू. तो सेबी ने क्या बोला है, सर अगर ऑडिटर रिजाइन करना चाहता है, मार्क दिस लाइन, विद इन 45 days from the end of any quarter. Let's say quarter 1 खत्म हो गया, quarter 1 खत्म होने के बाद में 45 days के अंदर अंदर मैं रिजाइन करना चाहता हूं, तो मैं रिजाइन करूंगा, पर उसके लिए पहले मेरे को जो Q1 खत्म हो गया उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, मेरा LR रिपोर्ट देना पड़ेगा. ऑडिटर हैव टू बिफोर सच रेजिग्नेशन इशू अ ऑडिट और LR रिपोर्ट. अगर 45 डेज के बाद रिजाइन करता हूं तो मेरे को Q1 पे भी रिपोर्ट देना पड़ेगा, Q2 पे भी रिपोर्ट देना पड़ेगा. आफ्टर 45 डेज अगर रिजाइन करता हूं फ्रॉम द एंड ऑफ एनी क्वार्टर, तो मुझे एलआर रिपोर्ट देनी पड़ेगी फॉर सच क्वार्टर एज वेल एज फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, क्योंकि ऑलमोस्ट सेकंड क्वार्टर पे क्या होने वाला होगा, खत्म होने वाला होगा. और उन्होंने बोला अगर आपने 3 क्वार्टर के लिए रिपोर्ट दे ही दी है तो चुपचाप साल भर का रिपोर्ट दे करके जाओ. लिस्टेड कंपनी को बीच मझधार में मत छोड़ के जाओ. बात समझ में आया है? बेसिकली नॉट अलाउड इन सिंपल टर्म्स. डू यू अंडरस्टैंड दिस? ऐसे रेस्ट्रिक्शन आ सकते हैं. अगली बार पता है क्या करेगा, क्वेश्चन में कॉन्सिक्वेंसेस पूछेगा, फिर बोलेगा रेस्ट्रिक्शन विड्रॉल अलाउड नहीं है बाय सेबी. 45 डेज का लॉजिक देगा, फिर बोलेगा अब विड्रॉ नहीं करता तो क्या करेगा, तो क्या करना चाहिए, डिस्क्लेमर. क्या देना चाहिए, डिस्क्लेमर. ऐसा कॉम्बिनेशन सिचुएशन आ सकता है. 705 पढ़ते वक्त आप लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मेरे हिसाब से सबसे पहले आपने पढ़ना चाहिए टेबल. क्या पढ़ना चाहिए, टेबल. इस टेबल से आपको समझ में आएगा किस सिचुएशन में क्या होगा. 2 नेचर ऑफ मैटर पता होने चाहिए, परवेजिवनेस को इवैल्यूएट करना है, उसके लिए परवेजिव का डेफिनेशन आना चाहिए. टेबल पढ़ना है. परवेजिव में जो 3 कंडीशन दी है वो तीनों कंडीशन आपने पढ़नी चाहिए. उसके बाद नीचे आइए, कैन यू सी डेफिनेशंस, क्वालिफाइड का, एडवर्स का, डिस्क्लेमर का. ऑनेस्टली स्पीकिंग सिर्फ डिस्क्लेमर का पढ़ो तो चल जाएगा, क्वालिफाइड एडवर्स इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सबको समझ में आ जाएगा. टेबल देख के डेफिनेशन लिख सकते हो. डिस्क्लेमर क्यों पढ़ना है, क्योंकि उसका पॉइंट नंबर 2 क्या है, थोड़ा अलग है. वो वहां पर मल्टीपल अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व है. इवन दो हर एक अनसर्टेनिटी के लिए एविडेंस मिला है, उसका पोटेंशियल इंपैक्ट जो है वो डेंजरस हो सकता है, इसलिए आप डिस्क्लेमर दे रहे हो, ये आपको आना चाहिए. सो ओनली डिस्क्लेमर का पॉइंट नंबर 2 भी पढ़ लिया तो समझ में आ जाएगा. 1 इज अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड. कॉन्सिक्वेंसेस, ये इंटर में भी पढ़ा था, फाइनल में भी पढ़ा है. ऐसा क्वेश्चन फाइनल में बेहतर तरीके से आ सकता है, ये डेफिनेटली रीड करना चाहिए. आगे आइए सीधा नेक्स्ट पेज. स्पेशल कंसीडरेशन दिख रहा है क्या, इसमें मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पूछोगे स्पेशल कंसीडरेशन, आप एक बार क्वालिफाइड एडवर्स पढ़ना, पर मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा. इधर क्या है, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स और पॉसिबल इफेक्ट्स. इधर क्या बोलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर रिव्यू. क्वेश्चन पूछने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा किधर है, डिस्क्लेमर के ऊपर है, क्योंकि डिस्क्लेमर में तीनों सेंटेंस क्या है, अलग है. देखो ये गाइडेंस दे रहा है कि ड्राफ्टिंग कैसे होगा. हमको बोलना है वी हैव ऑर्डिनेटेड के जगह वी वर एंगेज्ड. हमें बोलना है इन आवर ओपिनियन के बजाय वी डू नॉट एक्सप्रेस आवर ओपिनियन. फिर बोलना है वी वर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट. और इसलिए तीनों पॉइंट ज्यादा क्रिटिकल बन जाते हैं. इज दिस क्लियर टू यू?
लास्ट पार्ट, एक आखिरी चीज बची है, वो एक्सप्लेन करेंगे, देन आवर रिवीजन विल बी ओवर। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी हेडिंग में क्या आएगा, ये चेंज आपको ऑलरेडी पता है। लास्ट पार्ट पेज नंबर 7.15, छोटी सी चीज है, इसमें पॉइंट नंबर 2 को मार्क कीजिए, 3 को मार्क कीजिए, 4 को मार्क कीजिए। सुनिए शांति से, 1 मिनट में तीनों पॉइंट क्लोज करेंगे। सर, जब हमें गलती मिलती है तो हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन देते हैं। हेडिंग कहां पर आएगा, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, तो वो हेडिंग का नाम बदल जाएगा, बेसिस फॉर ओपिनियन विल बिकम ईदर बेसिस फॉर क्वालिफाइड और बेसिस फॉर एडवर्स और बेसिस फॉर डिस्क्लेमर। अब हमें उसमें क्या देना पड़ेगा, रीजन फॉर मॉडिफिकेशन। व्हाट कैन बी ए रीजन, कोई अमाउंट में गलती है तो क्या ना इसे कौन से एरिया में गलती है, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, ये मेरे को बताना पड़ेगा। इन्वेंट्री में गलती है, नॉन कंप्लायंस ऑफ एएस की वजह से इतना इंपैक्ट आएगा, या लेट्स से मैं इंपैक्ट को इवैल्यूएट नहीं कर पा रहा हूं, क्वांटिफाई नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे एविडेंस नहीं मिला होगा, तो बोलना पड़ेगा दैट आई एम नॉट प्रैक्टिकली एबल टू अंडरस्टैंड पोटेंशियल इंपैक्ट कितना आ सकता है। जब कोई गलती मिले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई स्पेसिफिक अमाउंट को लेकर के, एग्जांपल इन्वेंट्री, तो डिस्क्राइब करना, क्वांटिफाई करना क्या इफेक्ट आएगा, अनलेस क्वांटिफाई करना क्या नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो बोलना, स्टेट करना कि मैं ये क्वांटिफाई नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे क्या नहीं मिला है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है। अगर अमाउंट रिलेटेड गलती मिली तो ऐसे एक्सप्लेन करोगे। कभी कभी आपको कुछ डिस्क्लोजर देना होता है, आपने वो डिस्क्लोजर दिया ही नहीं है, लेट्स से पेंडिंग लिटिगेशन के रिगार्डिंग कंटिंजेंट लायबिलिटी के फॉर्म में डिस्क्लोजर देना था, तो सर डिस्कस करो क्या डिस्क्लोजर नहीं दिया, अभी टीसीडब्ल्यूजी उन्हें बोलो इसको डिस्क्लोज करने के लिए, नहीं करते हैं तो बेसिस फॉर ओपिनियन में बोलो कि आपने ये इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया है। और लॉ या रेगुलेशन प्रोहिबिट नहीं करते हैं तो जो डिस्क्लोजर उन्होंने नहीं दिया है मुझे बेसिस हेडिंग में बताना चाहिए कि उस डिस्क्लोजर का इंपैक्ट क्या आ सकता है, ताकि यूजर को पता चले ये डिस्क्लोजर नहीं दिया गया है। अब एक वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज नैरेटिव डिस्क्लोजर। ये जो पेंडिंग लिटिगेशंस होते हैं ना, इनको हम नैरेशन के फॉर्म में डिस्क्लोज करते हैं। केस फाइल किया गया, प्रिलिमिनरी इंपैक्ट इतना आया, हमने थर्ड पार्टी एक्सपर्ट को हायर किया, इतना इंपैक्ट आया। ये नैरेटिव डिस्क्लोजर्स में कभी कभी चीजें मिसलीडिंग हो सकती है, इनकम्प्लीट हो सकती है। अगर आपको लगता है डिस्क्लोजर है पर थोड़ा सा बराबर से मिसलीडिंग है, ढंग से नहीं दिया है, तो क्या चीज मिसिंग है ये आपको डिस्क्राइब करना चाहिए अंडर बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन सेक्शन। रिमेंबर, कंप्लीट डिस्क्लोजर नहीं देना बहुत सिग्निफिकेंट होता है। डिस्क्लोजर देना, छोटा मोटा चीज मिस कर देना, इनएडिक्वेसी, मटेरियल मानते पर क्या नहीं मानते हैं, परवेसिव नहीं मानते, इस केस में फिर भी क्या चल जाएगा, क्वालिफाइड। ये 3 आपको एक्सप्लेनेशन देता है कि कैसे बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग को बनाया जाता है। इधर थोड़ा सा ड्राफ्टिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पे केयरफुली ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत 4 मार्क के लिए कॉन्सिक्वेंसेस, मेरे को अगर इंपोज कर दिया लिमिटेशन काम करने के लिए तो मैं क्या करूंगा ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट यू शुड कीप इन माइंड। अकॉर्डिंग टू मी एकदम शॉर्ट के अंदर इतना आपको 705 में आना चाहिए। अभी गुड, दैट्स ऑल। थैंक यू गाइस, विल स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट रिवीजन। थैंक यू।